हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एंशिएंट एंड मेडाइवल इंडियन पॉलिटिकल थॉट के अंतर्गत आपकी एक यूनिट है शुक्र नीति से संबंधित आपकी एक यूनिट है। आज की इस वीडियो में हम आपकी इस यूनिट को पूरी तरह अच्छे से कवर करेंगे। प्लीज वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सके। सारी बातें यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग होंगी, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इस सब्जेक्ट में हम बात कर रहे हैं पॉलिटिकल थॉट, यानी कि यहाँ पर हम राजनीतिक विचारों को पढ़ रहे हैं। यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, तो जो भारत का प्राचीन और जो भारत का मध्यकालीन राजनीतिक विचार है, यहाँ पर हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। पॉलिटिकल थॉट या राजनीतिक विचार का मतलब है कि शासन से संबंधित क्या विचार होते हैं या क्या राजनीति से संबंधित क्या विचार हैं, तो यहाँ पे हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब जैसे कि प्राचीन भारत में पॉलिटिक्स से संबंधित, राजनीति से संबंधित, शासन से संबंधित क्या सिद्धांत थे, अभी हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। फिर आगे कुछ दार्शनिक है जैसे कि अबुल फजल हो गए या दूसरे कुछ दार्शनिक है जो मध्यकाल से संबंधित है, तो अभी हम उनके विचारों को भी देखेंगे कि मध्यकाल में किस तरह के राजनीतिक विचार थे। अभी हम जैसे कि हमने अभी मनु को पढ़ा था, कौटिल्य को पढ़ा था, बृहस्पति जी को पढ़ा अभी हमने, फिर शुक्राचार्य को अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इनके द्वारा हम बस ये जान रहे हैं कि प्राचीन काल में भारतीय राजनीतिक चिंतन कैसा था, इंडियन पॉलिटिकल थॉट कैसा था, किस तरह के शासन से संबंधित नियम फॉलो किए जाते थे या क्या मान्यताएं थी, ठीक है, क्या विचार था। जैसे कि हम एक चीज हमने हर चीज में देखा हमने कि राजा को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया था, कि जो राजा है और राजा के कर्तव्य भी बताए गए थे राजनीतिक सिद्धांत में। जैसे कि राजा का एक बहुत बड़ा कर्तव्य था प्रजा की रक्षा करना। तो ये सारे राजनीतिक विचार हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आज के इस वीडियो में हम शुक्राचार्य जी को कवर करेंगे। हम यहाँ पे शुक्र नीति को पढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की, ठीक है, एक बुक है अर्थशास्त्र, और फिर कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र बुक है उसमें हमें कौटिल्य के राजनीतिक विचारों को मतलब हमें हमें दिखाई देते हैं और फिर हम कौटिल्य को अच्छे से स्टडी करते हैं। उसी तरह शुक्र शुक्र नीति भी एक पुस्तक है, ठीक है, जिसकी रचना शुक्राचार्य ने की है। ऐसा माना जाता है कि जिसकी रचना शुक्राचार्य ने की है। तो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। शुक्र नीति एक यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। इस पूरी यूनिट में यहाँ पे हम शुक्र नीति पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। क्यों? क्योंकि शुक्र नीति वो पुस्तक है जिससे हमें प्राचीन काल में क्या मान्यताएं थी शासन से संबंधित, इसकी जानकारी मिलती है। तो ये ज्ञान के हिसाब से देखा जाए, नॉलेज के हिसाब से, तो शुक्र नीति का यहाँ पे महत्व है, काफी महत्व है। तो इस तरह दोस्तों, शुक्र नीति एक इंपॉर्टेंट पुस्तक कह लो, एक इंपॉर्टेंट मतलब पुस्तक है शुक्र नीति, जो कि प्राचीन काल में क्या किस तरह का राजनीतिक चिंतन था, किस तरह का भारतीय राजनीतिक चिंतन था प्राचीन काल में, इससे संबंधित एक अहम जानकारी हमें देती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी इस पूरी जो यूनिट है इसको शुरू करते हैं। यहाँ तक आपको जितनी भी मैंने सामान्य कुछ बातें बताई, आई होप आपको थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। यहाँ तक आप अपने माइंड को क्लियर रखिए। अब हम यहाँ से पूरी तरह अपनी ये जो यूनिट है इसको शुरू कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अब हम पूरी तरह शुक्र नीति को पढ़ेंगे। फिर यहाँ पे हम बात करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे कि क्योंकि शुक्र नीति की रचना की है शुक्राचार्य ने, तो अभी हम शुक्राचार्य को भी स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, भारतीय राजनीतिक चिंतन के इतिहास में महर्षि शुक्र या शुक्राचार्य शुक्र नीति के रचनाकार के रूप में विख्यात हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले शुक्र नीति को समझने से पहले इसके रचनाकार को पढ़ेंगे कि आखिर शुक्र नीति की रचना किसने की। तो ऐसा माना जाता है कि शुक्र नीति की रचना शुक्राचार्य ने की थी, तो इसलिए अभी हम इनको अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो शुक्र नीति के रचनाकार के रूप में शुक्र यानी कि शुक्राचार्य को जाना जाता है। शुक्र नीति कई राजनीतिक, सरकारी, सामाजिक संस्थाओं, प्रथाओं की गहन व्याख्या प्रदान करती है जो प्राचीन भारत में आम थी। वे एक प्राचीन भारतीय ऋषि और दार्शनिक थे। उन्हें ज्योतिष के अध्ययन और हिंदू पौराणिक कथाओं में असुरों से उनके संबंधों के लिए से किए गए योगदान के लिए जाना जाता है। तो शुक्र नीति की इंपॉर्टेंस तो मैंने बता ही दी, क्योंकि ये कई राजनीति से संबंधित, सरकार से संबंधित, सामाजिक जो संस्थाएं थी, जो प्रथाएं थी, उससे संबंधित कई सारी व्याख्या देता है, ठीक है, जो प्राचीन भारत में प्रचलित थी उससे संबंधित एक काफी मतलब अधिक व्याख्या देता है। तो ये आपको शुक्र नीति के बारे में तो थोड़ा मैंने स्टार्टिंग में ही समझाया था। क्योंकि शुक्र नीति के रचनाकार के रूप में हम शुक्राचार्य को जानते हैं, तो इसलिए अब हम शुक्राचार्य जी की बात करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, शुक्राचार्य प्राचीन भारतीय ऋषि और दार्शनिक थे। उन्हें ज्योतिष के अध्ययन और हिंदू पौराणिक कथाओं में असुरों से उनके संबंधों के लिए लिए किए गए योगदान के लिए जाना जाता है। तो यहाँ पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा सा आप होल्ड करना प्लीज। यहाँ पे दो चार ये जो पॉइंट है इसको स्टडी करके मैं आपको और अच्छे से सारी बातें एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। प्लीज थोड़ा सा आप यहाँ पे होल्ड करिए, मतलब
कहने का है थोड़ा सा सब्र रखें, आप पूरा सुने, सारी चीजें मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। शुक्राचार्य ऋषि भृगु और उसाना के पुत्र थे। उन्होंने ऋषि अंगिरस के साथ वेदों का अध्ययन करना जारी रखा, लेकिन वे अंगिरस की अपने पुत्र बृहस्पति के लिए वरीयता से परेशान थे। फिर वह गौतम के मार्गदर्शन में सीखने गए। बाद में उन्हें शिव की तपस्या करने के बाद संजीवनी मंत्र मिला। बृहस्पति ने इस समय के दौरान पवित्र देवों के गुरु की भूमिका निभाई। इस प्रकार शुक्राचार्य प्राचीन भारतीय ज्योतिष और दर्शन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। यहां पे आप एक लाइन ऐड कर लेना। देखिए, एक तरफ बृहस्पति ने पवित्र देवों के गुरु की भूमिका निभाई, तो दूसरी तरफ क्योंकि बृहस्पति गुरु की भूमिका, गुरु मतलब देवों के गुरु के रूप में भूमिका निभा रहे थे, तो दूसरी तरफ जो शुक्राचार्य थे उन्होंने असुरों के गुरु के रूप में भूमिका निभाई। ठीक है, असुरों के गुरु के रूप में भूमिका निभाई। किसने निभाई? तो शुक्राचार्य ने। शुक्राचार्य को असुरों के देव गुरु के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार शुक्राचार्य प्राचीन भारतीय ज्योतिष और दर्शन में एक प्रमुख व्यक्ति थे। अब यहाँ पे देखिए, सारी बातें मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देखिए, जब हम बात करते हैं शुक्राचार्य की, तो हम यहाँ पे देखिए शुक्राचार्य को हम दो रूपों में यहाँ पे आप देख सकते हैं। स्पेशली यहाँ पे जब हम शुक्राचार्य की बात करते हैं, तो ये हिंदू जो पौराणिक कथाएं हैं उनसे काफी जुड़ा हुआ इनका मतलब चरित्र है। ये हिंदू पौराणिक कथाओं में इनसे संबंधित कई सारी कथाएं हैं शुक्राचार्य से संबंधित। अब वो क्या है, तो इसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य अग्निरस से अध्ययन कर रहे थे। मतलब अग्निरस जो थे वो शुक्राचार्य के गुरु थे। ठीक है, मतलब अग्निरस से शुक्राचार्य शिक्षा ले रहे थे। और अग्निरस किसके पिता थे? तो बृहस्पति के पिता थे वो। तो अग्निरस बृहस्पति और शुक्राचार्य दोनों को ही शिक्षा दे रहे थे, और भी स्टूडेंट्स को वो शिक्षा दे रहे थे। लेकिन क्योंकि अग्निरस का जो झुकाव था वो अपने पुत्र के प्रति अधिक था, इससे शुक्राचार्य थोड़ा परेशान थे। आप यहाँ पर शुक्र ऐसा कह सकते हैं कि जो अग्निरस थे उन्होंने बृहस्पति को थोड़ी ज्यादा वरीयता दी, क्योंकि वो उनके पुत्र थे तो उनका झुकाव उनकी तरफ ज्यादा था। तो जैसे कि एक्स्ट्रा क्लास देना, तो उन्होंने बृहस्पति को एक्स्ट्रा क्लास दी, या कुछ दूसरी चीजें, तो जिससे कि शुक्राचार्य को ठीक नहीं लगा, जिसके कारण शुक्राचार्य को काफी परेशानी हुई। फिर वो आगे चलकर एक ऋषि हैं गौतम, इनसे फिर वो मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। मतलब फिर जो गौतम होते हैं वो आगे चलकर शुक्राचार्य को शिक्षा देते हैं। ठीक है, फिर वो गौतम से मार्गदर्शन प्राप्त करके शिक्षा और अच्छे से वो अपनी मतलब ग्रहण करते हैं शुक्राचार्य। इसके बाद जो शुक्राचार्य हैं वो शिव की उपासना करते हैं, शिव की मतलब तपस्या करते हैं, और शिव जी प्रसन्न होकर उन्हें संजीवनी मंत्र दे देते हैं। किसको? शुक्राचार्य को। संजीवनी मंत्र का मतलब यह है कि संजीवनी मंत्र कहकर एक मृत व्यक्ति को भी जीवित किया जा सकता था, ऐसा मंत्र दे देते हैं। तो आई होप यहाँ तक ये जो मैंने कुछ बातें बताई, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, कंफ्यूजन अभी दूर हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक समझ में आया होगा। अब यहाँ पे एक चीज और ऐड करता हूं मैं। देखिए, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार मैं आगे और बात करूं, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जो देवता थे, ठीक है, जो देवता थे और जो असुर थे, इनके मतलब इनके बीच युद्ध होता रहता था। ठीक है, इनके बीच युद्ध होता रहता था। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि जो असुर होते हैं वो देवताओं पर भारी हो जाते हैं, इंद्र जैसे देवताओं पर भी वो भारी हो जाते हैं। और ऐसे में क्योंकि दोनों का ही मतलब युद्ध होता रहता है, तो ऐसे में देवताओं को काफी हानि होती है, और इसी के चलते समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र मंथन क्या होता है? तो समुद्र मंथन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा अमृत निकाला जाता है। ठीक है, तो अमृत निकाला जाता है, और उस अमृत को समुद्र मंथन के द्वारा, एक पौराणिक कथा है, हिंदू पौराणिक कथा, तो उसमें ऐसा बताया गया है कि देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध होता रहता है, और ऐसे में देवता कमजोर पड़ने लगते हैं, और फिर क्या होता है? फिर समुद्र मंथन किया जाता है। समुद्र मंथन होता है, जो देवता होते हैं वो असुरों को अपने साथ तो मिला लेते हैं, और अपने साथ मिलाकर फिर वो समुद्र मंथन करते हैं, कुछ समय के लिए अपने साथ मिला लेते हैं। वो मतलब देवता कहते हैं कि जो अमृत होगा वो दोनों आपस में मतलब दोनों ही देवता भी लेंगे और असुरों को भी अमृत दिया जाएगा, ऐसा देवता कहते हैं असुरों से। और फिर दोनों ही मिलकर अमृत निकालने का प्रयास करते हैं, देवता भी और असुर भी। और फिर एक टाइम आता है कि समुद्र मंथन के द्वारा अमृत निकल कर आ जाता है, लेकिन जो देवता होते हैं वो अमृत खुद पी लेते हैं। मतलब हालांकि असुर उसे पीने का प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी
देवताओं के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिससे कि असुरों को अमृत नहीं मिल पाता और जो देवता होते हैं वो अमृत पी लेते हैं। अब क्या होता है, देवताओं ने अमृत पी लिया। अब जब देवताओं ने अमृत पी लिया तो युद्ध तो होता है असुरों के बीच और देवताओं के बीच में, युद्ध तो जारी रहता है लेकिन देवता मरते नहीं हैं। अगर युद्ध होता है तो असुर मरते हैं। और फिर शुक्राचार्य असुरों के गुरु बन जाते हैं। आगे चलकर फिर क्या होता है, जो शुक्राचार्य होते हैं वो असुरों के गुरु बन जाते हैं और फिर वो ये सब देखते हैं और फिर वो क्या करते हैं, शिव जी की तपस्या करते हैं। शुक्राचार्य शिव जी की तपस्या करते हैं और फिर वो तपस्या करते हैं और शिव जी से वो संजीवनी मंत्र प्राप्त करते हैं। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और फिर वो शिव जी की तपस्या करते हैं और तपस्या करके वो संजीवनी मंत्र प्राप्त करते हैं। संजीवनी मंत्र का मतलब ये था कि अब जो कोई भी मृत है तो उसको जीवित, एक मंत्र के द्वारा जीवित किया जा सकता था। अब क्या होता था, अब असुर मरते तो थे लेकिन फिर उनको शुक्राचार्य के द्वारा, ये संजीवनी मंत्र के द्वारा जीवित कर दिया जाता था। तो ये थी हिंदू पौराणिक कथा। आई होप आपको थोड़ी बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आया होगा। थोड़ा और क्लैरिफाई कर देता हूं दोस्तों। तो देखिए, देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध चलता रहता था और क्योंकि देवताओं के गुरु कौन थे, बृहस्पति थे। बृहस्पति एक तरह से यहाँ पे आप कह सकते हैं कॉम्पिटिटर के रूप में भी उन्हें देखा गया क्योंकि वो अंगिरस के पुत्र थे। देखिए, अंगिरस शुक्राचार्य और बृहस्पति दोनों के ही गुरु थे, लेकिन क्योंकि अग्निरस बृहस्पति को मतलब ज्यादा वरीयता देते थे, ज्यादा मतलब उन्हें एडवांस, मतलब ज्यादा मतलब प्राथमिकता वो बृहस्पति को देते थे। तो ऐसे में शुक्राचार्य अपने आप को इनके विपरीत अनुभव करते थे क्योंकि अब बृहस्पति देवताओं के गुरु थे तो दूसरी तरफ शुक्राचार्य असुरों के गुरु बने। और जो देवता थे फिर जब उन्होंने अमृत ग्रहण कर लिया तो फिर शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र प्राप्त किया और फिर उन्होंने फिर संजीवनी मंत्र के द्वारा फिर उन्होंने असुरों को जीवित करने का, जो मृत थे उन्हें जीवित करने का उन्होंने मतलब प्रयास किया। ये शक्ति उन्होंने प्राप्त कर ली थी। तो ये तो बात हो गई शुक्राचार्य जी की, ठीक है। हिंदू पौराणिक कथा के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने शुक्राचार्य को समझ लिया। तो दोस्तों यहाँ तक हमने हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शुक्राचार्य को अच्छे से समझा है, ठीक है। शुक्राचार्य कौन थे, तो हिंदू पौराणिक कथाएं स्पेशली हमारा सहारा हैं जो हमें थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं कि शुक्राचार्य कौन थे। इसके अलावा हम शुक्राचार्य को मुख्य रूप से किसके लिए जानते हैं, तो हम जानते हैं कि शुक्राचार्य वो व्यक्ति हैं जो जिन्होंने शुक्र नीति की रचना की है, ठीक है। शुक्राचार्य को हम किस रूप में जानते हैं, मतलब किस किस लिए स्पेशली जानते हैं, तो वो है कि हम शुक्र नीति के रचनाकार के रूप में शुक्राचार्य को जानते हैं। अब यहीं पर यहाँ पे थोड़ा सा डिबेट या यहाँ पे थोड़ी सी मतलब जो बहस है अब वो शुरू होती है कि आखिर शुक्र नीति की रचना किसने की। मुख्य डिबेट यही है। थोड़ी सी डिबेट ये भी है कि शुक्राचार्य कौन थे, तो हिंदू पौराणिक कथाएं हमें कुछ बातें बता देती हैं। फिर जब हम कहते हैं कि देखो शुक्र नीति की रचना शुक्राचार्य ने की, शुक्राचार्य वो व्यक्ति थे जिन्होंने शुक्र नीति की रचना की, और इस तरह हम शुक्राचार्य को समझते हैं। तो ये सामान्य बातें हो गई, ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा सा आगे डिबेट या यहाँ पर कुछ बहस उत्पन्न होती है कि आखिर शुक्र नीति की रचना किसने की। थोड़ी सी डिबेट उत्पन्न होती है, आखिर क्या प्रामाणिकता है शुक्र नीति की। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम आगे जो भी बातें हैं उसको करेंगे तो अच्छे से सारी चीजें क्लियर होंगी। बाकी मुख्य रूप से हम यही मानते हैं कि शुक्राचार्य जी के द्वारा शुक्र नीति की रचना की गई है। यहाँ पर एक चीज और शामिल है कि एक डिबेट हो जाती है कि आखिर शुक्र नीति की रचना किसने की, क्या शुक्राचार्य ने ही की है शुक्र नीति की रचना। थोड़ा सा यहाँ पे डिबेट उत्पन्न ये होती है। प्लस में एक डिबेट यहाँ पे उत्पन्न होती है कि आखिर शुक्र नीति की रचना कब की गई, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शुक्र नीति की जो रचना है वो प्राचीन काल में शुक्राचार्य जी के द्वारा की गई है। जैसे कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की प्राचीन काल में, भारतीय राजनीतिक चिंतन के बारे में बताया। उसी तरह ऐसा ऐसा माना जाता है कि शुक्राचार्य के द्वारा शुक्र नीति की रचना की गई। तो यहाँ पे इसके टाइम पीरियड को लेकर भी काफी ज्यादा मतलब डाउट यहाँ पे उत्पन्न होते हैं। अब वो क्या चीजें हैं इसको समझ लेते हैं। एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि अभी हो सकता है आप लोगों को बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन सच कहूं तो जो कंफ्यूजन है वो अभी कुछ मिनटों तक ही है। जैसे ये वाला टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझा दूंगा मैं, उसके बाद सारी चीजें बहुत ईजी हैं। तो जितनी भी प्रॉब्लम अगर आपको टफ लग भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो वो यहीं तक लग रहा है, आगे चीजें और ज्यादा आसान है आपके लिए। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि शुक्र नीति की प्रामाणिकता पर क्या बहस है उसकी। तो देखिए, कुछ शिक्षाविद मानते हैं कि ये जो शुक्र नीति है इसकी जो रचना है वो बाद में की गई है, बाद में लिखा गया ग्रंथ है ये, ठीक है। दूसरों का कहना है कि ये शुक्राचार्य द्वारा
किया गया एक वास्तविक काम है। इस बहस के औचित्य निम्नलिखित हैं। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, शुक्राचार्य ने ही इसकी रचना की है और ये वास्तविक काम है, एक सही काम है, मतलब उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ये। कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये बाद में लिखा गया एक ग्रंथ है। अब क्या क्या बातें हैं तो इसको यहाँ पे आप देख सकते हैं। जैसे कि मत्स्य पुराण को अगर हम छोड़ दें तो जो कि कुछ हद तक आधुनिक है, शुक्र नीति किसी भी प्राचीन भारतीय लेखन में कहीं नहीं दिखाई देती। मतलब कहने का यह है कि कुछ लोग कहते हैं, कुछ विद्वान कहते हैं कि प्राचीन भारतीय लेखन में हमें शुक्र नीति का नाम दिखाई नहीं दे रहा, कि बड़े बड़े जो दूसरे विद्वान हैं वो उन्होंने शुक्र नीति की चर्चा नहीं की है। प्राचीन काल के जो कुछ दूसरे विद्वान हैं उन्होंने प्राचीन भारतीय लेखन में कहीं भी शुक्र नीति का वर्णन वगैरह या इनका इस शुक्र नीति का उल्लेख हमें कहीं प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन में दिखाई नहीं देता। और उनका कहना है कि ये जो कार्य है वो, मतलब ये जो शुक्र नीति है वो प्राचीन भारत में अज्ञात थी, कोई जानकारी नहीं थी इसके बारे में, और हो सकता है इसे बाद में लिखा गया हो, इसे बाद में लिखा गया हो सकता है, ऐसा मानना है। ठीक है, इसके साथ ही कुछ ये भी कहते हैं कि इसकी जो भाषा है और जो लेखन शैली है, मतलब जो भाषा प्रयोग की गई है इसमें और लिखने की जो कला है, जो स्टाइल, जिस स्टाइल से ये लिखी गई है, वो प्राचीन भारत का जो लेखन है उससे थोड़ा मैच नहीं कर रहा है, उससे मिलता जुलता नहीं। तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन चिंतन से थोड़ा अलग है लेखन शैली में और भाषा में भी। तो इसलिए भी कुछ का मानना है कि शुक्र नीति की रचना बाद में हुई है। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे डिबेट उत्पन्न हो जाती है। अब यहाँ पर हम अच्छे से देखते हैं कि क्या प्रामाणिकता के खिलाफ क्या तर्क दिए जाते हैं, मतलब शुक्र नीति की प्रामाणिकता के खिलाफ में, अपोजिट में क्या तर्क दिए जाते हैं, तो इसको एक बार अच्छे से देखते हैं। पाठ कुछ ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का संदर्भ देता है जो या तो पुराने हैं या प्रासंगिक बनाने के लिए चुनौतीपूर्ण है। उदाहरण के लिए कुरु वंश का उल्लेख इस प्रकार किया गया है मानो लेखक के जीवन काल में भी वह सत्ता में था, जो ऐतिहासिक रूप से असंभव है। देखिए, कुछ बातें ऐसी हैं जो असंभव लगती हैं, जैसे कि बहुत सारी कुछ घटनाएं हैं जिसका वर्णन इस तरह से किया गया है जो कि असंभव लग रही हैं। जैसे कि कुरु वंश का उल्लेख कहा जा रहा है यहाँ पर, कि कुरु वंश का जो उल्लेख है ग्रंथ में कुछ इस तरीके से किया गया है कि मानो जब लेखक लिख रहा हो शुक्र नीति को, तो उस समय कुरुवंश राज कर रहा हो, उस समय कुरुवंश का शासन हो। तो कुछ इस तरह से लेखन शैली रही है, थोड़ा सा ये असंभव लगता है। तो ये एक तर्क दिया जाता है। इसके अलावा लेखन लेखन शैली, ठीक है, जो लेखन शैली है, लिखने का जो स्टाइल है, जो भाषा है, वो अलग है। प्राचीन भारतीय जो लेखन शैली है उससे अलग है शुक्र नीति की। तो ये भी एक खिलाफ में एक तर्क दिया जाता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं। ये जो मतलब शुक्र नीति है, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं कि हाँ, इसकी रचना प्राचीन काल में ही हुई है और शुक्राचार्य ने ही इसकी रचना की है। इसके पक्ष में कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो शुक्र नीति है, इस शुक्र नीति के लिए अनन्य है और अन्य लेखों से अनुपस्थित है। कहने का मतलब है कि शुक्र नीति में कई सारे ऐसे राजनीतिक सिद्धांत शामिल किए गए हैं, कई सारे ऐसे विचार हैं जो कि शुक्र नीति के अलावा दूसरे लेखों में नहीं है, मतलब अनोखी है। अनोखे मतलब अकेले विचार हमें इसमें दिखाई देते हैं जो कि दूसरे ग्रंथों में नहीं है। तो हमें लगता है कि हाँ, ये कोई एक ऑथेंटिक, एक प्रमाणित पुस्तक है, ये किसी की कॉपी नहीं है। इसमें नए विचार हमें दिखाई देते हैं, अनन्य, अकेले मन अनोखे विचार हमें दिखाई देते हैं, जैसे कि सामाजिक संस्थाओं के बारे में, प्रथाओं के बारे में कई सारी व्याख्या दी गई हैं जो कि इसमें अनन्य हैं, अनोखी हैं और दूसरे लेखों में उपलब्ध नहीं है। तो ये एक पक्ष में एक तर्क दिया जाता है। इसके अलावा उपनिषदों, वेदों और अन्य प्राचीन भारतीय लेखकों का पाठ में अन्य साहित्यिक और दार्शनिक कार्यों के साथ उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों या उद्धरणों का अर्थ है कि शुक्र नीति के लेखक पारंपरिक भारतीय ज्ञान प्रणालियों के जानकार थे। कहने का मतलब यह है कि शुक्र नीति में एक यहाँ पे एक तर्क दिया जा रहा है कि देखो, शुक्र नीति में ना उपनिषदों का भी वर्णन किया गया है, वेदों या प्राचीन जो भारतीय लेखक हैं उन्होंने जो सिद्धांत वगैरह दिए हैं, जो विचार रखे, उनके विचारों को भी शामिल किया है। ठीक है, उनके विचार मतलब प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन की बात की गई है शुक्र नीति में, दूसरे लेखकों के विचारों की भी बात की गई है। तो इससे ये साफ तौर पर जाहिर है कि शुक्र नीति एक प्राचीन ग्रंथ है। ठीक है, और इससे पता चलता है कि शुक्र नीति को जो लिखने वाले लेखक थे, उन्हें प्राचीन भारतीय ज्ञान की जानकारी थी, मतलब उस समय के ज्ञान की जानकारी थी। तो ये बातें हैं। इसके साथ ही एक यहाँ पे तर्क दिया जाता है कि शुक्र नीति कराधान, कूटनीति, युद्ध और नैतिकता जैसे विषयों पर
विस्तार करती है और राजनीतिक सामाजिक मुद्दों की एक परिष्कृत और बहुमुखी तस्वीर पेश करती है। इससे पता चलता है कि इसके निर्माण के पीछे एक सक्षम और कुशल लेखक का हाथ था। मतलब यह है कहने का कि ऐसे विचार इसमें रखे गए हैं जिससे पता चलता है कि इसे किसी नौसिखिया व्यक्ति ने नहीं लिखा, किसी नॉर्मल किसी लेखक ने नहीं लिखा, एक अच्छे सक्षम और कुशल व्यक्ति ने इसे लिखा है, ऐसा मतलब प्रतीत होता है। तो इस तरह से एक प्रामाणिकता साबित की जाती है शुक्र नीति की। तो दोस्तों यहां तक हमने बात की शुक्राचार्य के बारे में, हमने यहाँ पे थोड़ी सी बातें की थी। अब शुक्राचार्य की रचना है एक शुक्र नीति। शुक्र नीति को लेकर जो बहस है उसके बारे में यहाँ पे हमने बात की। पक्ष शुक्र नीति की प्रामाणिकता के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और विपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसको मैंने आपको अच्छे से बता दिया। अब यहाँ पे कुछ भी बातें हों, यहाँ पे आप एक चीज ध्यान देना, पहले यहाँ पे ये समझा देता हूँ। हालांकि ये टिप्पणी करना महत्वपूर्ण है कि संभवतः प्रामाणिकता के कई स्तर हैं जो पुस्तक में हो सकते हैं। तो देखिए अभी हमने जितनी भी बातें की पक्ष और विपक्ष में, उसको होल्ड पर रखो। अब यहाँ पे अलग से बातें समझिए। तो जितनी भी डिबेट है अगर हम उसके अकॉर्डिंग एक कंक्लूजन लाते हैं तो थोड़ा बहुत हमें लगता है कि हो सकता है कि कई सारी संभावनाएं हो सकती हैं, इसकी प्रामाणिकता के कई सारे स्तर हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है कि जो शुक्र नीति के जो लेखक रहे हों, यानी कि शुक्राचार्य उस समय, वो या जो भी मतलब लेखक रहे होंगे शुक्र नीति के, वो कम प्रसिद्ध हों। यहाँ पे ऐसा एक तर्क दिया जा रहा है कि हो सकता है कि प्राचीन भारत में जो लेखक है वो हो सकता है कम प्रसिद्ध हो, इसलिए जो शुक्र नीति है वो हमें मतलब बाद में उसका ज्ञान लगा हो, उसके बारे में हमें बाद में पता चला हो। या हो सकता है कि मतलब बाद में पता नहीं, मतलब कहने का ये है कि हो सकता है शुक्र नीति ना कम प्रसिद्ध हो, शुक्र नीति का जो लेखक है वो कम प्रसिद्ध हो, ज्यादा फेमस ना हो, इसीलिए दूसरे प्राचीन लेखकों ने शुक्र नीति का वर्णन ना किया हो। एक तर्क ये दिया जा रहा है कि हो सकता है कि भाई देखो शुक्र नीति पुराना ग्रंथ होगा और उसका फिर हो सकता है कम प्रसिद्ध हो, ज्यादा वर्णन इसीलिए हो सकता है किसी ने नहीं किया है, प्राचीन लेखकों ने, या प्राचीन हमें भारतीय राजनीतिक चिंतन में ज्यादा मतलब इसका उल्लेख नहीं मिलता है, तो ये कारण ये हो सकता है। इसके बाद एक तर्क ये भी दिया जाता है कि हो सकता है ये संभावना भी हो कि एक बात के लेखक जो प्राचीन भारत की अवधारणाओं और ज्ञान संरचनाओं से प्रभावित थे, उसने पाठ लिखा था। हो सकता है एक संभावना ये भी है कि हो सकता है कोई लेखक हो जिसको प्राचीन भारत से संबंधित जानकारी हो, या वो प्रभावित हो प्राचीन भारत के ज्ञान से प्रभावित हो, और फिर उन्होंने शुक्राचार्य के नाम से मतलब इसको लिखा, या उन्होंने शुक्र नीति की रचना की। एक संभावना ये भी हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो डिबेट है, तो इसके इसकी डिबेट के कंक्लूजन में कुछ संभावनाएं निकलती हैं और इन संभावनाओं को भी हमने देख लिया। तो यहाँ पे हमने बात की कि शुक्राचार्य के बारे में, यहाँ पे हमने अध्ययन किया शुक्र नीति को लेकर क्या बहस चल रही है, क्या डिबेट है, इसका हमने स्टडी कर ली। ठीक है, कई संभावनाएं हो सकती है। अलग अलग जो विद्वान हैं वो अलग अलग मत रखते हैं। बहुत सारे विद्वान ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि शुक्र नीति 8वीं सदी की रचना है, बहुत लोग कहते हैं 11वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच की रचना है शुक्र नीति, और बहुत लोग कहते हैं कि हो सकता है कि शुक्र नीति कम प्रसिद्ध हो, प्राचीन काल में हो, इसीलिए दूसरी जगहों पर हमें शुक्र नीति का वर्णन नहीं मिलता है, हो सकता है ये प्राचीन काल का ही ग्रंथ हो। और कई लोग कहते हैं कि हो सकता है बाद में किसी मनुष्य ने, किसी व्यक्ति ने इसकी रचना की हो। बहुत लोग तो ये भी कहते हैं कि हो सकता है शुक्र नीति की रचना हो सकता है शुक्राचार्य ने की हो, लेकिन समय के साथ साथ कई चीजें इसमें ऐड कर दी गई हो। तो अलग अलग तर्क दिए जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हमें ये जो बहस है इसको स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इस बहस से कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो शुक्र नीति है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब हमें शुक्र नीति को ही पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि शुक्र नीति का जो इंपॉर्टेंस है वो इसकी डिबेट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र नीति में जो ज्ञान है प्राचीन भारतीय राजनीतिक चिंतन का, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुक्र नीति शासन से संबंधित कई सारी, प्राचीन भारत में शासन से संबंधित हमें कई सारी जानकारी देती है, तो इसलिए शुक्र नीति का अध्ययन यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब हम बात करते हैं शुक्र नीति की। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं शुक्र नीति में राजत्व और राज्य शिल्प की अवधारणा। सिंपल सी बात है कि शासन से संबंधित क्या क्या बातें शुक्र नीति के अंतर्गत लिखी हैं, राजत्व के बारे में जो राजशाही का जो सिद्धांत है, राजा के क्या कर्तव्य होंगे, इससे संबंधित क्या क्या बातें शुक्र नीति में लिखी हुई हैं, बस अब हम इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सारी चीजें अब बहुत सिंपल होने वाली हैं, बस आप ध्यान से सुने, बहुत आसानी से सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। शुक्राचार्य ने 7 अंगों वाले एक पारंपरिक निकाय के रूप में राज्य के एक विचार को अपनाया, और जिसका नाम है संप्रभु, मंत्री, मित्र, खजाना, राज्य, किला और सेना।
देखिए दोस्तों, जैसे कि कौटिल्य ने, मनु ने सप्तांग सिद्धांत शामिल किया है ना, एक स्टेट को, कोई देश है तो उसके 7 अंग बता दिए हैं। कौटिल्य ने कहा है 7 अंग होते हैं। अंग का मतलब एक प्रतीक है। जैसे इंसान के अलग-अलग अंग होते हैं, तो स्टेट के भी, जो देश है, जो राज्य है, उसके भी अलग-अलग अंगों का वर्णन किया है। ठीक है? कौटिल्य ने भी किया है, या बृहस्पति में भी हमने देखा था, जब बृहस्पति वाला यूनिट हमने कवर किया था, तो अलग-अलग अंगों की बात की थी हमने स्टेट के। तो मनु, कौटिल्य, इन्होंने सप्तांग सिद्धांतों की बात की है, 7 अंगों की बात की है। तो उसी तरह यहाँ पे शुक्राचार्य ने भी इसको अपनाया है। अब इन्होंने क्या-क्या राज्य के कौन-कौन से अंग बताए हैं, तो इन्होंने संप्रभु, मंत्री, मित्र, खजाना, राज्य, किला और सेना, ये 7 अंग शामिल किए हैं एक राज्य में, कि एक राज्य के ये 7 अंग होते हैं, कि स्टेट के शासन प्रणाली में पूरी तरह ये 7 अंग होते हैं। अब क्या चीजें कैसे हैं, तो इसको हल्का-हल्का समझ लो। यहाँ पे ज्यादा सप्तांग सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हल्का सा समझना है। तो देखिए, यहाँ पे जो खजाना है, यानी कि कोषागार जो है, वो उसका मतलब यहाँ पे मुंह है एक इंसान का। देखो, अंग को प्रतीक के रूप में यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ पे कोषागार, खजाने खजाने को मुंह कहा गया है। सेना को मध्य क्षेत्र कहा गया है, कि मुख्य भाग है। ठीक है? मतलब एक मेन मतलब चीज है। दुर्ग, दुर्ग मतलब भुजा। दुर्ग का मतलब किला होता है, तो किले को यहाँ पे भुजा कहा गया है। राज्य को पैर कहा गया है, यहाँ पे राज्य भी शामिल किया गया है इसमें। राज्य को पैर के रूप में रखा गया है। और संप्रभु यानी कि राजा है, शासक है संप्रभु। और मंत्री और मित्र मतलब दोस्त होते हैं। मंत्री मतलब मंत्री होते हैं। और ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे चीजें हो गया। संप्रभु शासक प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं। एक शासक और जिसकी प्रजा के बीच संबंध को तोड़ा नहीं जा सकता, वह राज्य को एक जीवित वस्तु मानते हैं। राज्य के सभी अंगों के बीच हितों के सही संतुलन के बिना राज्य प्रभावी ढंग से काम नहीं कर सकता। मतलब यह है कि इन्होंने शुक्राचार्य शुक्र नीति के अंतर्गत राज्य के 7 अंग बताते हैं, और ये कहते हैं कि जो राज्य के 7 अंग है, जैसे कि मुंह, मुंह कौन है, तो कोषागार। सेना, मध्य क्षेत्र, शरीर का जो मध्य का हिस्सा है वो सेना है। दुर्ग, भुजा, भुजा क्या है, किले। तो ये जो किले हैं, ये जो सेना है, ये जो कोषागार है, या जब ये सातों अंग सही से मतलब संचालित होंगे, तभी एक स्टेट मतलब प्रभावी ढंग से काम करता रहेगा। अगर ये सातों अंग काम नहीं करेंगे सही से, एक भी हिस्सा कमजोर होगा, तो फिर तकलीफ होगी, फिर दिक्कत होगी स्टेट को। उन्होंने कहा कि राजा जो सदाचारी है वह ईश्वर का अंश है, और यह है कि हर राजा ईश्वर की शक्ति से संपन्न है। कोई भी जो अलग है वह राक्षसों का सदस्य है, धर्म का विरोधी है और एक प्रजा उत्पीड़क है। तो यहाँ पे ये बातें इन्होंने कही है राजा के बारे में, कि जो राजा सदाचारी है वो ईश्वर का अंश है। ठीक है? इसके अलावा जो धर्म का विरोधी राजा है, जो प्रजा का उत्पीड़क है, तो उन्होंने उसको राक्षसों का सदस्य कहा है। तो शुक्र नीति के अंतर्गत अच्छे राजा को ईश्वर के अंश के रूप में देखा गया है। उन्होंने कहा है कि राजाओं की 3 अलग-अलग श्रेणियां हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। देखो, सिंपल सी बात है, जो सात्विक राजा है वो बहुत अच्छा है। ठीक है? वो अपने कर्तव्यों का पालन करता है, अपनी प्रजा की रक्षा करता है, वो सभी आवश्यक बलिदान करता है, शत्रु पर विजय प्राप्त करता है, और जो दयालु है, धैर्यवान है और बहादुर है, और जिसे आनंद की वस्तुओं से कोई लगाव नहीं है, उदासीन है। मतलब यह है कि राजा पूरी तरह अपना कर्तव्य निभा रहा है, वो है सात्विक राजा। ठीक है? और तामसिक राजा को इन्होंने बिल्कुल उल्टा बताया है, सात्विक का बिल्कुल उल्टा है सात तामसिक राजा। तो तामसिक के राजा में बिल्कुल विपरीत गुण होते हैं, और शुक्र के अनुसार ऐसा शासक नरक के में नष्ट हो जाएगा। मतलब ये जो राजा होता है वो बेकार होता है। शुक्र यहाँ तक कि दावा करते हैं कि ईश्वर की कृपा सात्विक राजा पर होती है। जो ईश्वर होते हैं वो अपनी कृपा बरसाते हैं सात्विक राजा पर, और पुरुषों की कृपा राजसिक राजा पर होती है, और जो तामसिक राजा होता है इस पर शैतानों की कृपा होती है, मतलब कि बुराइयों की। शुक्राचार्य राज्य की प्रजा के विचारों को बहुत महत्व देते हैं। उस समय के दौरान सहभागी सरकार उभरने लगी। जनमत को महत्व, गुप्तचरों के एक गुट के माध्यम से राजा को जनता की जरूरतों के बारे में जानने का अधिकार है। शुक्र शुक्र शासकों को धैर्य और दया दिखाने की सलाह देता है या देते हैं। उन्होंने कहा कि राजा को अपने स्वयं के दोषों को सुधारना चाहिए, और लोगों को अपनी राय रखने के लिए दंडित नहीं करना चाहिए। तो देखो, देखिए दोस्तों, शुक्राचार्य ने जनमत को काफी इंपॉर्टेंस दी। शुक्राचार्य ने जनमत को काफी इंपॉर्टेंस दी। इन्होंने कहा कि जो राजा है उसे गुप्तचरों के माध्यम से सारी जानकारी भी रखनी चाहिए, कि जनता की जरूरतें पूरी हो रही हैं, या जनता को क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, इसकी जानकारी भी राजा को रखनी चाहिए।
ठीक है, और राजा को दूसरे लोगों को अपना विचार रखने के लिए सजा नहीं देनी चाहिए, मतलब दूसरे लोगों को अपना विचार रखने की आज्ञा देनी चाहिए। तो ये सारी बातें आई हो आपको समझ में आई होंगी, सामान्य चीजें हैं। शासन के बारे में शुक्र नीति क्या बता रही है, शासन कला वगैरह से संबंधित। इसके अलावा कई और भी बातें हैं शुक्र नीति के अंतर्गत। अब शुक्र नीति राजशाही और शासन कला के कई पहलुओं की जांच करती है, कई पहलुओं पर बात करती है और राजाओं को अपने राज्यों को सफलतापूर्वक चलाने के लिए सलाह और दिशा निर्देश प्रदान करती है। शुक्र नीति में राजतंत्र और शासन कला का विचार निम्नलिखित प्रमुख अवधारणाओं पर केंद्रित है। अब देखिए क्या क्या प्रमुख मुख्य मुख्य बातें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स में हम सारी बातों को कवर कर लेते हैं। कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे कि राजा का क्या गुण है, इसके बारे में क्या कहती है शुक्र नीति। देखिए एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि सारी बातें थोड़ी सी ओवरलैप हो रही हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात की राजा के बारे में भी, तो ये बातें थी। अभी हम राजा के गुणों के बारे में अलग से बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऊपर जो बातें की वो भी थोड़ी मिलती जुलती हैं। यहाँ पे हमने क्या कहा कि एक राजा को, उन्होंने क्या कहा था शुक्राचार्य ने कि राजा को स्वयं के दोषों को सुधारना चाहिए, तो ये भी गुण होना चाहिए राजा में। राजा को दूसरे लोगों को अपनी राय रखने पर दंडित नहीं करना चाहिए, जनमत को महत्व देना चाहिए, तो ये भी तो राजा का गुण ही, यहाँ पे उसी की तो बात हुई है। लेकिन यहाँ पे आगे और बातें कर रहे हैं, तो अगर जब आप आंसर राइटिंग लिखेंगे तो सारी बातें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। जैसा कि शुक्र नीति द्वारा निर्धारित किया गया है कि एक राजा के पास अब क्या गुण होने चाहिए, तो एक राजा के पास अच्छी तरह से शासन करने के लिए कुछ गुण होने चाहिए। बुद्धि, वीरता, ज्ञान और धार्मिकता की भावना होनी चाहिए। ठीक है, ये कुछ उदाहरण हैं, इसके अलावा कुछ और अच्छे गुण होने चाहिए। एक राजा को राजनीति, सैन्य रणनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र सहित कई मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिक्स आनी चाहिए उसे, सैन्य मिलिट्री की जो पॉलिसीज हैं, मिलिट्री को कैसे मतलब हैंडल करना है, कैसे मिलिट्री रखनी है, मजबूत सेना कैसे बनाकर रखनी है, क्या डिप्लोमेसी यूज करनी है, इसके बारे में जानकारी हो। अर्थशास्त्र से संबंधित यहाँ पे जानकारी होनी चाहिए कि कैसे मतलब व्यापार वाणिज्य वगैरह को बढ़ाया जाए, तो इन सभी के बारे में जानकारी राजा को होनी चाहिए। राज्य के धन और स्थिरता को कैसे बनाया जाए, बनाए रखने के लिए इन विशेषताओं को आवश्यक होता माना जाता है। मतलब राज्य में धन और राज्य में शांति वगैरह बनाए रखने के लिए ये जो बातें बताई गई, ये जो गुण है वो राजा में होना आवश्यक है। शुक्र नीति एक राजा के लिए नैतिक सिद्धांतों और नैतिक व्यवहार के मूल्य पर जोर देती है। ये नेताओं मतलब जो अधिकारी वगैरह हैं उनसे ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ कार्य करने के लिए एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने का आग्रह करता है। शास्त्र शास्त्र मतलब यहाँ पे शुक्र नीति है, तो शुक्र नीति राजाओं को अपने स्वयं की स्वार्थी चाहतों और लालच से पहले राज्य और उनकी प्रजा की भलाई के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों ये जो शुक्र नीति है वो चाहती है कि जो राजा है वो ईमानदार रहे, वो निष्पक्ष रहे, ये गुण होना चाहिए राजा में, और अपने जो स्वार्थ है इसको परे रखे। पहले जो राज्य का हित है, जो देश का हित है, जो प्रजा का की भलाई के लिए जो कार्य है वो करना चाहिए राजा को। इसके अलावा राजा को नए दृष्टिकोणों के लिए खुला होना चाहिए। पिछली जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनसे सीखने के लिए उत्सुक होना चाहिए, और उनके दृष्टिकोण में लचीलापन होना चाहिए। लचीलेपन का यहाँ पर दोस्तों मतलब है कि नए विचारों को राजा को आने देना चाहिए। कुछ नए विचारों को, अगर परिस्थितियां बदल रही हैं और नए विचार आ रहे हैं तो उसको भी अपनाना चाहिए। इसके अलावा ये भी राजा को परामर्श करने की सलाह दी गई है। जैसे कि कुछ विषय होते हैं, अलग अलग जो विषय होते हैं उससे उसके जो विशेषज्ञ होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, या जो शिक्षाविद हैं, जो सलाहकार हैं, जो जानकार व्यक्ति हैं, उनसे राजा को परामर्श भी करते रहना चाहिए, उनसे भी सलाह लेनी चाहिए। तो ये भी राजा को मतलब कहा गया, ये भी राजा के अंदर गुण होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा राजा के कुछ उत्तरदायित्व या कुछ कर्तव्यों की भी बात शुक्र नीति में की गई है। वो क्या है, तो देखिए शुक्राचार्य के अनुसार राजा का मुख्य कार्य अपनी प्रजा का संरक्षण करना और दुष्टों को दंड देना है। ठीक है, एक राजा की जिम्मेदारी है कि वह अपनी प्रजा की देखभाल करे और उसकी रक्षा करे। जनता की भलाई को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उनकी खुशी और सुरक्षा सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। राजा को अपने लोगों के लिए सुलभ होना चाहिए और उनकी शिकायतों पर ध्यान देना चाहिए, और संघर्षों को निपटाने में निष्पक्ष होना चाहिए। तो सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पर कि जो शुक्राचार्य हैं मतलब शुक्र नीति है उसमें राजा के जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें सबसे पहला जो कर्तव्य है वो ये है कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करनी है, और जो दुष्ट लोग हैं उसको उनको दंड देना है। और राजा के पास तो दंड नीति के अंतर्गत अधिकार भी है दंड का। तो राजा को प्रजा की रक्षा करनी है, दुष्टों को दंड देना है। प्रजा को यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, प्रजा की भलाई की ज्यादा यहाँ पे बात की गई है कि राजा को प्रजा की भलाई पर ध्यान देना चाहिए, जो मतलब जो प्रजा की शिकायतें हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और निष्पक्ष रूप से जो भी संघर्ष है
उसका निपटारा निष्पक्ष रूप से करना चाहिए, बिना किसी का पक्ष लिए। इसके साथ ही राजा के कर्तव्यों में कानून को बनाए रखना, न्याय करना, राज्य की सामान्य जो समृद्धि है उसको आगे बढ़ाना भी शामिल है। ठीक है, कानून व्यवस्था को बनाए रखे, करना, सही से न्याय करे, राज्य की जो समृद्धि है उसको आगे बढ़ाए, ये राजा के कर्तव्य हैं। यहाँ तक ठीक है। कूटनीति की बात कर लेते हैं, तो कूटनीति के बारे में क्या बातें हैं यहाँ पर। तो देखिए, कूटनीति मतलब होता है डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी में आप जानते ही हैं, आज आप देखते हैं अलग अलग देशों में राजदूत वगैरह हैं, तो राजदूत क्या करते हैं, या अलग अलग जो देश हैं वो डिप्लोमेसी का यूज करते हैं। अमेरिका कई सारे तरह से डिप्लोमेसी का यूज करता है। डिप्लोमेसी ऐसी इसलिए यूज की जाती है कूटनीति, ताकि अपने हितों की, हर देश चाहता है कि वो अपने हितों की पूर्ति कर सके, तो वही है कि अपने हितों की पूर्ति करने का एक प्रयास होता है, और कूटनीति के द्वारा युद्ध को भी टाल दिया जाता है। तो बिना युद्ध करे अपने हितों की पूर्ति कर पाना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कूटनीति का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, एक बहुत बड़ा महत्व है। शुक्र नीति पास के राजाओं के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध रखने की में कूटनीति के मूल्य को स्वीकार करती है। यह इंगित करती है कि शांति को आगे बढ़ाने और व्यर्थ के संघर्षों को टालने के लिए एक राजा को सामरिक गठजोड़, समझौते और वार्ता में भाग लेना चाहिए। तो कूटनीति की बात करती है शुक्र नीति। तो शुक्र नीति बात करती है कि कैसे अपने दूसरे राज्य के साथ कैसे संबंध एक राजा को बनाने चाहिए, एक राज्य को बनाने चाहिए। तो इसमें यहाँ पे कहा गया है कि राजा को जो भी मतलब समझौते हो रहे हैं, ठीक है, जो सामरिक गठजोड़ हो रहा है, सेना से संबंधित कोई समझौता हो रहा है, कोई दूसरा समझौता हो रहा है, या कोई वार्ता हो रही है, तो उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए राजा को। ठीक है, कूटनीति के तौर पर। इसके साथ ही कुछ दूसरी भी चीजें हैं। छल और कूटनीति से प्रतिद्वंदी को वश में करने के लिए शुक्र के सुझाव में निम्नलिखित को एक उदाहरण के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। तो कुछ उदाहरण के रूप में हम भेद नीति, नीति, कूट युद्ध, गुरिल्ला रणनीति, कूट युद्ध, झूठ धोखे से युद्ध करने की अनैतिक प्रथा, तो इसमें भी हम कूटनीति के को यहाँ पर हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे शुक्र की जो कूटनीति है उसको यहाँ पे हम कुछ सूची में यहाँ पे बांटा गया है, तो ऐसे भी हम यहाँ पर समझ सकते हैं। भेद नीति क्या है, तो देखिए, प्रतिद्वंदी के कमांडरों, परिषद सदस्यों, सहयोगियों, सैनिकों और नागरिक आबादी के बीच कलह को बढ़ावा देने के लिए रिश्वतखोरी और अन्य अनैतिक रणनीति का उपयोग करने का अभ्यास। मतलब यह है कि थोड़ा अनैतिक रूप से यहाँ पे रिश्वत वगैरह देकर अ, आपस में ही जो दूसरे दूसरे देश की जो सेना है उसकी सेना में ही आपस में ही मतलब फूट डाल देना, संघर्ष पैदा करना। तो इस तरह से भी भेद नीति के द्वारा भी प्रतिद्वंदी को मतलब यहाँ पे हराने का प्रयास किया जा रहा है कूटनीति के द्वारा। ठीक है। गुरिल्ला रणनीति, ये भी कूटनीति है। तो ये कैसी है, तो अचानक सैन्य अभियान शुरू करने का कौशल, अपराधियों की तरह तरह दूर से ही दुश्मन के पास पहुंचना और फिर जितनी जल्दी हो सके पीछे हट जाना। मतलब यह है कि दुश्मन को डराने का प्रयास करना, दुश्मन पर हावी होने का प्रयास करना और फिर पीछे हट जाना। तो ये भी गुरिल्ला रणनीति है, ये भी कूटनीति है। ठीक है। शुक्र नीति के अंतर्गत कूट युद्ध, झूठ और धोखे से युद्ध करने की अनैतिक प्रथा। ऐसी नीति के अनुसार एक मधुर मुस्कुराते हुए चेहरे, कोमल शब्दों, अपराध की स्वीकृति, सेवा, उपहार, अपमान, प्रशंसा, अच्छे कार्यालयों के साथ शपथ द्वारा दुश्मन में विश्वास जगाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि इसमें इसका मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि दुश्मन को अपने विश्वास में ले लेना है, लेकिन जब जरूरत पड़े तो दुश्मन को यहाँ पे धोखा भी देने से मुकरना नहीं चाहिए। तो ये इस तरह की अनैतिकता को भी यहाँ पे कूटनीति में शामिल किया गया है शुक्र नीति के अंतर्गत। मैकियावेली एक आधुनिक विचारक हैं, तो इनके जब हम इनको पढ़ते हैं मैकियावेली को, तो इन्होंने अनैतिकता को भी अपनाया है। ठीक है, एक राजा को अनैतिक गुण भी इन्होंने बताए हैं कि एक राजा को समय आने पर अनैतिक गुण भी अपनाने हैं। तो उसी तरह हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि शुक्र नीति के अंतर्गत भी अनैतिकता को शामिल किया गया है कूटनीति के अंतर्गत। तो आई होप यहाँ पे ये बातें आपको समझ में आई होंगी। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि शुक्र नीति में नैतिकता को बहुत महत्व दिया गया है, लेकिन जब बात आती है कूटनीति की, तो कूटनीति के अंतर्गत अनैतिकता को शामिल किया गया है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सैन्य और युद्ध से संबंधित कुछ बातें हैं। तो देखिए, राजा को बाहरी खतरों से दायरे की रक्षा खतरों से रक्षा के लिए एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित और शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए। एक शक्तिशाली सेना रखनी चाहिए राजा को, ताकि जो बाहरी खतरे हैं उससे निपटा जा सके। राजाओं को राज्य की सुरक्षा और सुरक्षा के साथ साथ संभावित शत्रुओं से सावधान रहने की रणनीतिक कार्यवाही करने के निर्देश देती है। ये राजा को जो ये जो शुक्र नीति है वो राजा को एक मजबूत सेना रखने का निर्देश दिया गया है इसके द्वारा, क्योंकि
इसके बिना ना तो कोई राज्य है, ना धन और ना ही कौशल संभव है। ये ध्यान देने योग्य है कि शुक्र हथियारों के उपयोग और युद्ध व्यू में हेरफेर को प्रोत्साहित करते हैं और किसी भी जाति के व्यक्तियों को सैनिकों और कमांडरों के रूप में भर्ती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, यदि वे युवा हैं और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध हैं और अनुशासित हैं और नीति शास्त्र में पारंगत हैं। तो देखिए दोस्तों, शुक्र नीति के अंतर्गत सैन्य और युद्ध के बारे में जो बातें कही गई हैं उसके अंतर्गत ये है कि जो राजा है उससे कहा गया है कि वो एक मजबूत सेना रखे, क्योंकि एक मजबूत सेना का होना आवश्यक है। और जो संभावित शत्रु हैं, लग रहा है कि शत्रु कभी भी हमला कर सकता है, तो उनसे निपटने के लिए भी एक मतलब दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक शक्तिशाली सेना रखने को कहा गया है। एक शक्तिशाली सेना राजा के पास होनी चाहिए, ठीक है, ताकि वो अपनी पूरे मतलब अपने राज्य को सुरक्षित रख सके। इसके अलावा उन्होंने कुछ यहाँ पर उन्होंने थोड़ा जो वर्ण व्यवस्था है उसको भी थोड़ा साइड रखा है। कैसे साइड रखा है यहाँ पर? जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कोई किसी भी जाति के व्यक्तियों को शामिल किया जा सकता है सेना में, ठीक है, बस वो मतलब योग्य होने चाहिए बस। तो किसी भी जाति को भी यहाँ पे मतलब स्थान दिया गया है, तो ये एक अच्छी चीज है यहाँ पर। और एक चीज और मैं बता दूं तो यहाँ पर जब बात करते हैं शुक्राचार्य की, जब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो शुक्राचार्य वर्ण व्यवस्था में गुण को महत्व देते हैं। कि वो कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था में गुण ज्यादा महत्व रखता है, जन्म नहीं। कि किसी व्यक्ति का जन्म मतलब ऊंचे वर्ण में हुआ हो तो वो ऊंचा व्यक्ति कहलाएगा, नहीं। तो वो कहते हैं कि गुण इंपॉर्टेंट है, कर्म इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे विचार हैं इनके, जो कि काफी ठीक लगते हैं। सेना की ताकत और प्रभावशीलता को बनाए रखने और सुधारने के लिए तीन अलग अलग तरीकों अच्छा वेतन, लगातार अभ्यास, तपस्या, शास्त्र शिक्षित व्यक्तियों के साथ बातचीत का उपयोग किया जाना चाहिए। मतलब सेना को प्रभावशाली बनाए रखने की बारे में भी बात की गई है। जैसे कि सेना को अच्छा वेतन दिया जाए, लगातार प्रैक्टिस की कराई जाए, तपस्या कराई जाए, प्रैक्टिस कराई जाए, और जो शास्त्र शिक्षित हैं, जो मतलब शिक्षित व्यक्ति हैं उस चीज में, उनसे बातचीत होती रहे। राजा के लिए अपनी और दुश्मन की सेनाओं की सापेक्ष ताकत को ध्यान में रखना आवश्यक है। इसके साथ ये भी कहा गया है कि राजा को अपने दुश्मन की सेनाओं या जो ताकत है दुश्मन की, उसका ध्यान भी रखना है राजा को। इसके साथ ही शासन से संबंधित और भी कुछ बातें की गई हैं। तो यहाँ पे देखिए, शुक्र नीति कुशल नेतृत्व और प्रबंधन पर सलाह देती है। यह सक्षम मंत्रियों और सलाहकारों के चयन के मूल्य पर जोर देती है। देखिए दोस्तों, काफी हद तक हमने काफी बातों को समझ लिया। अब यहाँ पे जल्दी जल्दी बस हम यहाँ पे सारी बातों को अच्छे से एक बार पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं। सारी बातें बस आप सुनिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान से, आपको सारी चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। तो शुक्र नीति आगे बात कर रही है कि शुक्र नीति कुशल नेतृत्व और प्रबंधन की बात करती है। यहाँ पर एक अच्छे नेतृत्व और प्रबंधन पर सलाह देती है शुक्र नीति। शुक्र नीति का मानना है कि जो मंत्री होने चाहिए वो सक्षम होने चाहिए, अच्छे सलाहकार होने चाहिए, ठीक है, वफादार, बुद्धिमान और ईमानदार होने चाहिए। शुभ नीति एक प्रभावी प्रशासनिक प्रणाली के महत्व पर जोर देती है, जो बुनियादी ढांचे, व्यापार, रक्षा, मतलब एक जो प्रशासन है इसकी बात भी करती है। एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन की बात करती है, ठीक है, सामाजिक कल्याण की बात करती है। इसके साथ व्यापार, रक्षा और कराधान, टैक्स प्रणाली का कैसे टैक्स वगैरह डिसाइड होगा, इसके बारे में बात करती है। शुक्र नीति राजाओं से संतुलित दृष्टिकोण रखने का आग्रह करती है और निर्णय लेने से पहले अपने मंत्रियों से परामर्श करने की सलाह देती है। मतलब जो राजा है वो संतुलित दृष्टिकोण रखे, ऐसा ना रखे कि वो कभी भी किसी एक पक्ष की तरफ झुक जाए। अगर वो कोई भी निर्णय ले रहा है तो दोनों ही पक्षों को अच्छे से ध्यान में रखे, ठीक है, और मंत्रियों से सलाह भी ले। वो राजा को राज्य के लिए एक दीर्घकालिक लक्ष्य को ध्यान में रखना चाहिए और वहां तक पहुंचने के लिए रणनीति और कार्यक्रम बनाना चाहिए। तो ये सारी बातें थी। इसके अलावा आर्थिक प्रबंधन की भी बातें की गई हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को लग रहा होगा मैं जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ, तो जल्दी खत्म नहीं कर रहा हूँ, बहुत आसानी चीजें हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। एक संपन्न राज्य के लिए प्रभावी आर्थिक प्रबंधन के महत्व पर शुक्र नीति ने जोर दिया है। यह उचित कराधान सुनिश्चित करते हुए नेताओं से वाणिज्य, उद्योग और कृषि का समर्थन करने का आग्रह करते हैं। शुक्र नीति के अनुसार एक राजा को आर्थिक पहल का समर्थन करना चाहिए जो पूरे राज्य को लाभ पहुंचाता है और लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाता है। इसके अतिरिक्त यह अत्यधिक कर लगाने या संसाधनों के अत्यधिक उपयोग के खिलाफ चेतावनी देता है। देखिए दोस्तों, शुक्र नीति की बात की जाए तो ये आर्थिक प्रबंधन की भी बात करता है। आर्थिक प्रबंधन का यहाँ पे मतलब है कि जो व्यापार वाणिज्य से संबंधित जो चीजें हैं, उद्योग, कृषि वगैरह से संबंधित जो चीजें हैं, इसके बारे में भी बात करता है कि राजा को इन पर भी ध्यान देना चाहिए और टैक्स प्रणाली वगैरह भी सही से मतलब लगानी चाहिए। जो उचित टैक्स प्रणाली है, कराधान व्यवस्था है, उसको मतलब लागू करना चाहिए। और ज्यादा टैक्स लगाने पर भी ये चेतावनी देता है कि ज्यादा टैक्स ऐसा ना हो कि
अत्यधिक टैक्स लगाया जाए या संसाधनों का अत्यधिक प्रयोग हो, तो इसके लिए भी चेतावनी भी देता है। और जो लोग हैं, पूरा जो राज्य है उसको लाभ पहुंचे, ऐसी आर्थिक व्यवस्था हो, इसकी बात करता है। शुक्राचार्य का दावा है कि राजा का कर्तव्य है कि वह कमजोर और गरीबों की देखभाल करे और उसे वंचितों के प्रति दया दिखाने और उन पर अत्याचार करने से बचना चाहिए। तो ये बातें करता है शुक्र नीति, ये सारी बातें करती है। इसके साथ ही दोस्तों, आत्मनियंत्रण और आत्म प्रतिबिंब। अब आत्मनियंत्रण और आत्म प्रतिबिंब में क्या बातें हैं यहाँ पर, तो इसको एक बार देख लो आप। देखिए, शुक्र नीति पर इस बात पर जोर देती है कि शासक के लिए आत्म जागरूकता और संयम कितना महत्वपूर्ण है। शुक्र नीति शुक्र नीति स्वार्थी उद्देश्यों, अहंकार या अहंकार के आधार पर निर्णय लेने के खिलाफ चेतावनी देता है, क्योंकि ऐसा करने से शासक की प्रतिष्ठा और अत्यधिक नुकसान पहुंच सकता है। मतलब देखिए, शुक्र नीति यहाँ पर आत्म नियंत्रण और आत्म प्रतिबिंब की बात करते हैं। सिंपल सी बात, एक लाइन में ही समझ लो। राजा का जो हमने गुण का टॉपिक पढ़ा था, आप उसमें भी ऐड कर सकते हो इस चीज को, कि ये बात कर रही है कि जो राजा होगा उसमें आत्म नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है, उसमें आत्म जागरूकता होनी चाहिए, संयम होना चाहिए उसमें, ठीक है, धैर्य होना चाहिए, अहंकार वगैरह नहीं होना चाहिए, स्वार्थ जैसी भावना राजा के अंतर्गत नहीं होनी चाहिए। ये सारी बातें कर रहा है ये। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित कुछ बातें हैं यहाँ पर। जैसे कि एक राज्य में शिक्षा और सांस्कृतिक, स्टेट मतलब एक देश में, एक राज्य में शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति के महत्व को शुक्र नीति ने स्वीकार किया है। मतलब शिक्षा और सांस्कृतिक उन्नति को महत्व दिया है शुक्र नीति ने। शिक्षा हो, अच्छी शिक्षा हो, सांस्कृतिक उन्नति हो, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एक राजा को सीखने और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने के लिए शिक्षाविदों, विचारकों और रचनात्मक लोगों का समर्थन करना चाहिए। मतलब जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको मतलब समर्थन दे, विचारकों को प्रोत्साहित करे, जो रचनाकार हैं, जो बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, इनको भी इंपॉर्टेंस दी जाए राज्य में। तो ये सारी बातें की गई हैं। इसके अलावा सदाचारी नियम, शुक्र नीति धर्म की धारणा पर बहुत जोर देती है, जो धार्मिकता और नैतिक दायित्व के लिए खड़ा है। तात्पर्य यह है कि एक राजा को न्याय और निष्पक्षता जैसे नैतिक सिद्धांतों को बनाए रखते हुए धर्म के अनुसार शासन करना चाहिए। सदाचारी नियम का यहाँ पे मतलब है, यहाँ पे राजा के ही बारे में बात की जा रही है कि राजा को धार्मिकता और नैतिकता पर चलना चाहिए। जो अच्छी चीजें हैं वो राजा को करना चाहिए। हालांकि कूटनीति के समय अनैतिक गुणों को भी राजा अपना सकता है, वो चीजें अलग थी, ठीक है, वो उनको एक्सप्लेन किया था, अभी हमने हमने देखा था उनको, ठीक है। लेकिन एक राजा को राज्य में धार्मिकता और नैतिकता पर चलना है। धार्मिकता का मतलब यह है कि राजा की जो कर्तव्य हैं, राजा को उसको फॉलो करना चाहिए। धार्मिकता का मतलब ये नहीं कि, मतलब यहाँ पे धार्मिकता का मतलब दायित्व है, कर्तव्य है। राजा का कर्तव्य है, धर्म है राजा का कि वो प्रजा की रक्षा करे, ठीक है, प्रजा की देखभाल करे, प्रजा को प्रोटेक्ट करे, दुष्टों को दंड दे। तो राजा को ये सारे करने चाहिए, और नैतिकता का पालन करना चाहिए, निष्पक्षता करनी चाहिए, और सही से न्याय वगैरह करना चाहिए। ये चीजें हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने काफी अच्छे से यहाँ पे इन सभी चीजों को दोस्तों समझ लिया। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने शुक्राचार्य, ये जो पूरी यूनिट है इसको अच्छे से खत्म कर लिया। शुक्र नीति को हमने समझ लिया, शुक्र नीति की क्या प्रामाणिकता वगैरह है इसको अच्छे से डिसाइड हमने मतलब अच्छे से समझ लिया। शुक्राचार्य को हमने अच्छे से मतलब पढ़ा। शुक्र नीति में क्या शासन से संबंधित बातें कही गई हैं इसको भी हमने अच्छे से समझ लिया। और दोस्तों, यहाँ पे हमने शुक्र नीति में क्या शासन से संबंधित वगैरह बातें लिखी हैं इसको अच्छे से हमने पढ़ा। फिर राजा के गुणों के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, और यहाँ पे हमने देखा कि कई सारी बातें मतलब ऐड हो रही हैं। तो यहाँ पे हमने बहुत सारी बातें की, एक राजा को कैसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। तो आप इन सभी जब आप लिखेंगे तो ऐड कर सकते हैं बातों को, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग आंसर अच्छे से और अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं। आपको सारी जानकारी मिल गई है, बस ये बात है, आपको अच्छे से सारी जानकारी मिल गई है। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीज समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।